जय हिंद डिफेंस लवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनडीए 2014 के जो गेट पेपर है, खास करके जो जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर है, उसका दोस्तों हम इंग्लिश पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आज से दोस्तों हर एक पेपर का एनालिसिस होगा और हर एक साल के पेपर को हम लोग करेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। दोस्तों हो सकता है इसका 2 पार्ट आए, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 पार्ट में ही कंप्लीट करें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 2014 का फर्स्ट होगा और पेपर इसमें हम लोग GAT का जो पेपर है वो इंग्लिश का देखेंगे। इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद हम दोस्तों और जो पार्ट बी में जो आपका जनरल नॉलेज है उसे भी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है और समझ में भी आपको आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो। याद रखिएगा ये 2014 का फर्स्ट पेपर है और ये दोस्तों आपका ए है, सेट ए है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। दोस्तों हमारे सामने जो सबसे पहले पार्ट 1 में या पार्ट ए में आया है वो है स्पॉटिंग एरर। जी हाँ दोस्तों, स्पॉटिंग एरर को हमें करना है। दोस्तों बेसिकली स्पॉटिंग एरर होता क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक सेंटेंस होते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं और जिस पार्ट में आपको लग रहा है मिस्टेक है उसे टिक कर दीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो यू कैन गो विथ नो एरर। तो चलिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है। दोस्तों है द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग नो एरर। दोस्तों जब आप इस सेंटेंस को पूरा देखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो बुक का पाइल्स है वो मिस कर रहा, कहीं मिल नहीं रहा, खो गया है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज आप देखिए, यहाँ पर द पाइल ऑफ जो बुक यूज किया गया दोस्तों, यहाँ पर जो पाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज है दोस्तों। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है अगर वो दोस्तों आपका क्या हो, ऑफ से कनेक्टेड हो और उसके बाद दोस्तों कोई प्लूरल नाउन आए, ध्यान रखिएगा जो सिंगुलर आपके कलेक्टिव नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन है आपके, वो क्या हो दोस्तों, अगर ऑफ से कनेक्टेड हो और उसके बाद प्लूरल नाउन आए तो ध्यान रखिएगा इसके बाद जो हम लोग वर्ब लेते हैं दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, सिखाऊंगा भी, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों इस सेंटेंस में पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर इन्हें इज यूज करना चाहिए आर के बदले। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ और आपको उसको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस में आपसे बोलूं जैसे कि ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग देयर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल में तो बहुत सारे लोग आए लेकिन आपने सिंगुलर लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसे एज अ कलेक्टिव नाउन यूज किया गया। और ध्यान रखिएगा जब आपके कलेक्टिव नाउन ग्रुप की तरह आ जाए, एज अ पूरा होल की तरह आ जाए, तो उसको दोस्तों हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। डजंट मैटर आपके बाद नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है, आइदर ही और आई आर रॉन्ग। दोस्तों एक बात देखिए, जब कोई भी आपका सेंटेंस दोस्तों किससे कनेक्टेड हो, जब आपका कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड हो आइदर से या दोस्तों आपका और से कनेक्टेड हो, ध्यान रखिएगा, या कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से कनेक्टेड हो आइदर और से, या दोस्तों सेंटेंस नाइदर नॉर से, ठीक है, या दोस्तों और करके कनेक्टेड हो, तो ध्यान रखिएगा उसके जो प्रोक्सीमेट कहने का मतलब उसके जो क्लॉज सब्जेक्ट आएंगे, उसके जो क्लॉज सब्जेक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर दोस्तों वर्ब लेंगे। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। आइदर ही और आई आर रॉन्ग, कह रहा है या तो वो गलत है या मैं हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा आइदर और से कनेक्टेड, मैंने क्या बोला, ये और है जो इसके प्रोक्सीमेट में कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर आई है। ठीक है, और इसके अनुसार से यानी आप यूं कह सकते हैं बगल वाला जो है उसके अनुसार से हम यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, वर्ब को लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर हमें एम यूज करना चाहिए था। आइदर ही और आई एम रॉन्ग, ठीक है, इसलिए इसके सी पार्ट में गलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिम किसके रूप में यूज है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में जब यूज होता है दोस्तों उसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते, इसीलिए सेंटेंस गलत था। ऐसा होना चाहिए था प्लीज टेल हिम टू डू हिज वर्क, मतलब कृपया उसे कहे कि वो अपना काम पर ध्यान दे या अपना काम करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे हम आते हैं। दाउ ही इज गुड ही इज मिस्चीवियस। दोस्तों वो अच्छा है लेकिन वो मिस्चीवियस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर इन्हें बट यूज करना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होता। ठीक है, तो आई थिंक इस बी पार्ट में एरर है, आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको बार बार बोला हर एक पार्ट को देखो, हर एक पार्ट को एनालाइज करो, तब जाके आप कर सकते हो अच्छा। ठीक है, द थीप हिट मी सडनली एंड हार्डली। दोस्तों इस सेंटेंस में जब आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर द थीप तो सही है, ठीक है, यहाँ पर हिट भी सही है, हिट मी मतलब मेरे को जोर से मारा, और यहाँ से देखिए सडनली भी सही है, अचानक और बहुत जोर से। दोस्तों हार्डली का मतलब क्या बहुत जोर से होता नहीं। अगर आप दोस्तों हार्डली के बारे में जानते हैं तो आप आराम से बता देंगे सर हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है,
जैसे मैं बोलूँ हार्डली 2 से 3 बंदे वहां पर थे, ना के बराबर, ठीक है, मैंने बहुत कम। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए, उसको जोर से थिप मार भी रहा है और ना के बराबर मार रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए दोस्तों ये गलत है, ऐसा इनको यूज करना चाहिए था, द थिप हिट मी वेरी हार्ड, ठीक है, या और कुछ यूज करना चाहिए था, हार्डली नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना कि कभी भी हार्डली जब सेंटेंस में यूज करो उसका मतलब होता है ना के बराबर, और जब हार्ड यूज करो तो इसका मतलब होता है दोस्तों कठोर। ओके, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए 6 नंबर, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। दोस्तों एक बात देखिए यहाँ पर, फिर उसी प्रकार से पीछे वाला जो सेंटेंस था हम लोगों का, जो बुक का पाइल वाला था, उसी प्रकार से देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, यहाँ पर भी इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि सिंगुलर कंटेनेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस दोस्तों क्या प्लूरल नाउन, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट ये हमारा है दोस्तों, कि अगर आपका वाक्य में सिंगुलर कंटेनेबल नाउन प्लस ऑफ है, अगर वाक्य में क्या दोस्तों सिंगुलर कंटेनेबल नाउन प्लस ऑफ है, और उसके बाद जो नाउन आ रहे हैं अगर वो नाउन प्लूरल भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है, वर्ब क्या होगा हमेशा सिंगुलर ही हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो वर्ब ठीक है। और एक बात देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, हमारी किताब में जो बुक्स की संख्या है वो बहुत ही कम है। लेस का हम तब यूज करते जब हम कम मात्रा बताते थे, इसीलिए दोस्तों सी हमारा, माफ कीजिएगा, कोई भी पार्ट में से गलती नहीं है क्योंकि लेस सही से यूज किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, द जनरल सेड सोल्जर्स डोंट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। दोस्तों मुझे लगता है इसमें जो है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें बी सी पार्ट में एरर है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर एक कमांड दे रहे सोल्जर कि भाई फायर मत करना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर जीरो कंडीशन ही वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल हमें नहीं लगता है अप्रोप्रिएट है, इसलिए इसके सी पार्ट में गलती है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अगला, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। देखिए अगर आप कर पा रहे हैं तो आप इसे पॉज करके कर लीजिए, ठीक है, ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को समझिए। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑनेस्ट सॉरी गुड, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब कोई भी कैंडिडेट्स जो अच्छे नहीं है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, ठीक है, क्यों गलती है समझिएगा। देखिए जब कभी आपका कोई भी सेंटेंस दोस्तों किस तरह से शुरुआत हो, अगर उसका नाइदर से शुरू हो जाए, या दोस्तों एवरीवन से शुरू हो जाए, या दोस्तों आपका किससे शुरू हो जाए, एवरीबॉडी से शुरू हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों सेंटेंस आपका नो बडी से शुरू हो जाए, ठीक है, अगर सेंटेंस आपका नो वन से शुरू हो जाए तो डजंट मैटर इसके बाद वर्ब सॉरी नाउन क्या होता है सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या होगा दोस्तों सिंगुलर ही होगा, वर्ब क्या आएगा हमेशा सिंगुलर ही होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए यहाँ पर नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गलत है, यहाँ पर इन्हें यूज करना चाहिए था, इसलिए बी पार्ट में गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, द मशीन इज मोर इफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। दोस्तों कह रहा है ये मशीन जो है पूरे हमारे वर्कशॉप में जो इक्विपमेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा जो है बेहतर है, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड का एरर है, नाउन का फिक्स में गलती है। दोस्तों ये जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये इक्विपमेंट्स में इन्होंने मिस्टेक करा है। ये मिस्टेक क्या है कि इक्विपमेंट दोस्तों इस तरह से नहीं लिखे जाते हैं, इक्विपमेंट दूसरे तरह से लिखे जाते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले जब आप इक्विपमेंट लिखते हैं तो इक्विपमेंट में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा एक बात का कि इक्विपमेंट में आप कभी भी एस मत लगाइएगा। ओ सेट एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, इक्विपमेंट में कभी भी आप लोग जो है एस मत यूज करना, क्योंकि ये इक्विपमेंट दोस्तों अपने आप में सिंगुलर है, ओके, और इसे हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड आपको भी लिखा दे रहा हूं, जैसे दोस्तों अगर आप इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप दोस्तों लगेज देखते हैं, या दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप न्यूज देखते हैं, ये सारे अपने आप में सिंगुलर है, एस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे सिंगुलर है, आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैं आपके साथ बात करूं फर्नीचर की, सब नोट भी करते जाना, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते आप, गलत होगा, फर्नीचर सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं सभी लोगों को ये बात आपको बता रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये सारे सिंगुलर के रूप में ट्रीट होंगे, एक भी प्लूरल के रूप में ट्रीट नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इनटू नियर फ्यूचर। देखिए कह रहे जो टीन डिपॉजिट है उस क्षेत्र में वो क्या है कि शायद जो खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया दोस्तों, दैट इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब दोस्तों होता है कि खत्म हो जाना, क्या होना दोस्तों, खत्म हो जाना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं देखिए एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, नहीं कहते। और उसके बाद थक जाना भी हम कह सकते हैं, थक जाना भी कह सकते हैं। मैं आपको वर्ड भी बता देता हूँ, थक जाना मतलब मैं आज बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, जैसे वेरी टायर्ड आप बोलते हो ना, उसके जगह पर आप बोल दो एग्जॉस्टेड, ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन्हें जो यूज करना चाहिए था, यहाँ पर एक सी पार्ट में गलती। देखिए कभी भी आपने सुना इनटू नियर फ्यूचर नहीं, हम लोग अक्सर सुनते हैं इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाला निश्चित एक भविष्य है, आने वाला एक निश्चित दिन है।
चलिए दोस्तों, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इस मशीन का जो ऑपरेशन है यानी वर्किंग प्रणाली है जो दूसरे मशीन से अलग है। देखिए से अलग कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग से कब यूज करते प्रीपोजिशन, जब हम फ्रॉम लगाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भद्दा मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, यानी दूसरे मशीन से क्या है कि इसका ऑपरेशन अलग है। ठीक है, तो आपको एक एक पार्ट को पढ़ना है और तब जाके आपके समझ को आंसर इसको देना है। ठीक है, ओके। अब चलिए हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो आपके पास कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से देख लेना है कौन सही होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। देखिए यहाँ पर आपको चारों में से कोई एक चुनना है, सही क्या है। अगर कोई गलती नहीं तो यू कैन गो विथ नो एरर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर। ठीक है, देखिए मुझे याद नहीं है कि मैं शिमला कब गया था, मतलब अंतिम साल में मैं कब गया था। तो यहाँ पर लास्ट ईयर है। इसके अलावा दोस्तों वेन के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, तो आई थिंक यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे अगर ये पास्ट में यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड गो विथ सी पार्ट। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर है, तो आई थिंक हमें ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेने का प्रयास करें। ठीक है, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है दोस्तों, इवन ही वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर इवन क्या आपको मीनिंग दे रहा है, नहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हालांकि उसने कड़ी मेहनत की थी लेकिन वो फेल हो गया परीक्षा में। ठीक है, तो वो परीक्षा में पास नहीं कर सका। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगता है सही ऑप्शन ऑल द होना चाहिए। ऑल द यानी कि हालांकि उसने कड़ी मेहनत तो की थी लेकिन वो परीक्षा में दोस्तों क्या हुआ, विफल हो गया। ठीक है, परीक्षा में क्या हुआ, वो विफल हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक मिनट, लेट मी चूज द कलर। ठीक है, ओके, यहाँ पर इन्हें क्या यूज करना चाहिए था, यहाँ पर ये ऑल द हमें सही ऑप्शन लग रहे। ठीक है, ऑल द यूज करने चाहिए था। ठीक है, ओके, चलिए एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर, ही वाज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट विद टू मर्चेंट्स इन अ डिस्प्यूट। ठीक है, देखिए जो सेंटेंस इसमें कह रहा है उस दो मर्चेंट के बीच में डिस्प्यूट जो था, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, कह सकते विवाद। ठीक है, ओके, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद, यानी दो मर्चेंट का बीच में जो विवाद था। आई थिंक यहाँ पर टू आर्बिट्रेट विथ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बिटवीन होगा, क्योंकि दो मर्चेंट के बाद विवाद को बीच में आकर सुलझाना। ठीक है, तो आई थिंक विथ यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए 14 का ए हो जाएगा, टू आर्बिट्रेट बिटवीन। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, सर मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये होगा। ठीक है, तो मैं आपकी बातों को जरूर सुनूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारा 15 नंबर, ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू। देखिए मैंने आपको समझाया एक बात, देखिए एक बात देख लीजिए कि मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है, समझिएगा बात को, बिटवीन वर्सेस अमंग। ठीक है, देखिए बिटवीन का मतलब होता है दो के जब हम बात करेंगे, टू पर्सन्स या टू थिंग्स की बात करें तब उस स्थिति में हम बिटवीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों अमंग कब यूज करेंगे, अमंग हम तब यूज करेंगे दोस्तों जब हमें दो से ज़्यादा की बात करें। ठीक है, जैसे 3-4 बच्चों में चॉकलेट बांटनी है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो चॉकलेट अमंग बॉयज। ठीक है, अगर 2 बच्चों में बांटना है बिटवीन लगा लो। ठीक है, तो कहने का मोटा बात ये हुआ कि बिटवीन तब हम यूज करते हैं जब दोस्तों हमको क्या होता है कि मतलब 2 आदमी के बीच में कंट्राडिक्ट करना होता है या उसके बारे में बातचीत करना होता है। अमंग तब यूज करते हैं जब 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ही डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू। सबसे पहले तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 जब है तो यहाँ पर आप बिटवीन लगा लीजिए। अगर बिटवीन ऑप्शन में नहीं है तो ऑफ से काम चला जा सकता है, जैसे कई बार हम लोग ऑफ से कंपेयर करते हैं। तो इज डेफिनेटली द क्लेवरर ऑफ द टू, मतलब दोनों में से वो ज्यादा क्लेवरर। ठीक है, ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, रिजेंबलिंग यहाँ पर जो है मतलब वो अपने पिताजी की तरह दिख रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, जब हम वर्ब कोई भी स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब समझते हैं ना, एक ऐसा वर्ब जिसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, नेचुरल वर्ब होते हैं। जैसे अगर आप लव का बात करेंगे तो जैसे किसी को आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम लविंग यू, गलत है। किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते आई एम लविंग यू। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं आई लव यू। ठीक है, अगर कंटिन्यूस में भी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अगर आपको ये बातें पता नहीं तो आप मेरा क्लास जाकर देखिए, मैंने काफ़ी इसके बारे में बताया, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ सेंसेशन। ठीक है, लव हो गया, रिमोर्स हो गया, उसके बाद दोस्तों मतलब हेट हो गया। तो ऐसा हम लोग कभी नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू। बहुत लड़कियां बोलती है लेकिन ठीक है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता, आई हेट यू। लड़के भी बोलते हैं, लड़की गुस्सा मत होना, लड़के भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ उसको आप आराम से बोलो आई हेट यू। ठीक है, आई एम हेटिंग यू मत बोलो। तो यहाँ पर इज रिजेंबलिंग नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रिजेंबल्स होगा, अपने पिताजी की तरह दिखता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउन सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ब को जेरन के रूप में यूज किया गया, नाउन बनाया गया, तो ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। तो आई थिंक ये सही है, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्योंकि आप टू क्लॉज लेंगे, इन क्लोजिंग लेंगे और फोर क्लोजिंग, देखिए ये दोनों तो होगा नहीं। आपको टू क्लॉज में थोड़ा सा शक लग रहा होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जेरन फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और टू क्लॉज दोस्तों यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा, आपको मैंने इन्फिनिटिव और जेरन आपको पढ़ाया है, ठीक है। आई थिंक इसमें डी नंबर हो जाएगा 17 का, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आई कैन बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट मी अबाउट इट। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो एक पार्ट अगर आप देखिए, एक पार्ट में अगर गौर से देखेंगे तो एक पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, पास्ट में यूज है, ठीक है, और एक पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट में यूज किया। ये तो होगा नहीं, कैन तो होगा नहीं, इसके अलावा कुछ सोचो। तो शुड भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई शुड भी, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, अगर आप मुझको लिख सकते थे तो ये तो कंपलसरी बात होगी, ये नहीं होगा। मस्ट भी तो डेफिनेट हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट मी, ठीक है, राइट मी अबाउट इट। अगर आप मुझे इसके बारे में लिख सकते थे तो मैं आपका ग्रेटफुल होता, ठीक है। इस तरह के हम सेंटेंसेस यूज कर सकते थे। तो ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि मस्ट में प्रतिबद्धता आ जाती है, और शुड भी मतलब कंपलसरी भाई होने चाहिए, एक तरह का आप कह सकते हैं बात, ठीक है। आप आगे बात करते हैं। देखिए ए मेजोरिटी ऑफ द पैसेंजर could have been saved if the driver had applied the brake in time। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत सारे पैसेंजर को बचाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो पैसेंजर थे उनको क्या किया जा सकता था, बचाया जा सकता है था, अगर जो है ड्राइवर दोस्तों समय पर ब्रेक लगा देता। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन दूसरे पर निर्भर है। तो आई थिंक कुड हैव बीन नहीं यूज करना चाहिए था, इनको कुड हैव यूज करना चाहिए था, मतलब बचाया जा सकता था, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था अगर ड्राइवर जो सही समय पर ब्रेक लगा देता तो, ठीक है। आई थिंक कुड हैव सेव्ड होना चाहिए। देखो मे हैव क्यों नहीं होता, तो मे हैव तब हम लगाते जब कम संभावना है, और हैड बीन लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट में हैड लगा, दो पार्ट से हम कंडीशनल सेंटेंस में हैड में नहीं स्टार्ट करते, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। छोटी छोटी है मगर मोटी बातें, ठीक है। और बाकी ये 20 नंबर तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग 100 बार देखते हो, ठीक है। ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 years। बताओ इसका क्या होगा आंसर में आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 पे देखते हैं दोस्तों। 21 भी बहुत आसान है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, सब छोड़ दिया तो पढ़ाया आपने क्या, ठीक है। एक ही क्वेश्चन अभी आपके लिए मैंने दिया है, आप इसे कमेंट पे जरूर ड्रॉप करना, ठीक है, अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी है। देखिए ही इज नोइंग द सीक्रेट, ठीक है। देखिए ये गलत है, मैंने आपको क्या बोला, नो हमारा क्या स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, हमारा वर्ब ऑफ जैसे फीलिंग, सेंसेशन, इस सब से रिलेटेड है, किसी को जानना, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बोला था ना कि मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जान रहा हूं, यहाँ पर दोस्तों दोनों का एक ही होगा ट्रांसलेशन, ही नोज द सीक्रेट, वो मतलब गुप्त बातें जानता है। ध्यान रखिएगा कभी भी नो हो गया, फील हो गया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिजेंबल हो गया, इसको अगर आईएनजी में लिखा हुआ है एज अ जनरल और उसको स्टेटिव वर्ब के रूप में रखा गया तो दोस्तों वो गलत होगा, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं, हम लोग एस या ईएस फॉर्म यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 22 नंबर पे, ठीक है। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग को फ्राइडे नेक्स्ट तक स्थगित कर दिया गया। यहाँ पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें लगता है कि कोई एरर नहीं है, क्योंकि दोस्तों पुट ऑन का मतलब चढ़ाना होता है, पुट आउट हो ही नहीं सकता, पुट फोर नहीं हो सकता। तो 22 का हमें लगता है कि नो इंप्रूवमेंट। जैसे आप बात करेंगे, जैसे पुट आउट का देखिए, पुट ऑन का मतलब होता है चढ़ा लेना, जैसे आप अपना कोई वस्त्र चढ़ा लेते हैं, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है दोस्तों बुझा देना। बुझा देना किस चीज को बुझा देना, मोमबत्ती नहीं, बुझा देना मतलब क्वेंच को। क्वेंच माने क्या होता है, थ्रस्ट को, ठीक है, ओके। अब पुट फोर का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है किसी चीज के लिए रखना, ठीक है, ओके ओके। अब हम बात करते हैं 23 नंबर पे, ठीक है। इसलिए इसका दोस्तों डी में कोई एरर नहीं, मैंने आपको बोल दिया। इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस को मैंने बहुत डिटेल में आप सभी लोगों को अच्छे ढंग से समझाया कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका मेन क्लाउज है, इफ क्लाउज को छोड़कर जो मेन क्लाउज है उसमें अगर शैल या विल का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो हमें क्या ध्यान देना है कि शैल या विल का प्रयोग किया गया है, तो हमें जो मेन क्लाउज है, सॉरी माफ कीजिएगा, इफ क्लाउज जो है उसमें कभी भी शैल या विल हम यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। अगर किया गया है तो वो सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर तो यूज क्या करेंगे सर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर एक पार्ट शैल या विल से स्टार्ट है। तो इफ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस हमें लग रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर मान लीजिए इसमें अगर हमारा पास्ट होता तो यहाँ पर भी पास्ट
यहां पर भी पास्ट उपयोग करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक सेंटेंस बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। और सेट आ जाओ, ठीक है। देखो अगर दोस्तों यहीं पर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों सबसे पहले तो सेल विल का यूज नहीं होगा, अगर इस वाला पार्ट में हमारा सेल या विल है। ऐसे भी अगर सिंपली भी इफ से स्टार्ट हो सेंटेंस, ठीक है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और उसमें सेल या विल नहीं होते। देखिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं टेंस वाला, नहीं तो एक बात समझिए कि अगर इधर आप पास्ट, अगर यहां पर मान लीजिए कुड यूज कर रहे हैं, ठीक है, आई, तो यहां पर आप पास्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर मान लीजिए कुछ कुड हैव लगा दिए आप, उसके बाद तो इसमें आप हैड प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, इस एग्जाम में जो आए हुए हैं, ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या, व्हेन द पुलिस अराइव द पुलिस दैश, अबे देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है गैलप्ड लगा दिए थे, ठीक है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। अब मैं बताता हूं, डी नंबर ऑप्शन ही सही क्या होगा। देखो सबसे पहले स्ट्रोल का मतलब होता है हम छोटे छोटे चाल से किसी जगह पर घूमते हैं या टहलते हैं मौज के लिए, ठीक है। मूव तो होगा नहीं, ठीक है, मूव मतलब घूमना होता है। गलप्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है पता है, सरपट भागना, सरपट भागना। क्या इंसान सरपट भागता नहीं, घोड़ा सरपट भागता है। तो चोर कैसे करेगा, चोर रैन करेगा, चोर भागेगा, ठीक है, मतलब पुलिस को देखते ही चोर भाग खड़ा हुआ, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस इस तरह का है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, हिज डैश एज एन ऑफिसर वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। देखिए सेटिस्फैक्टरी मतलब वो किसी ऑफिसर के रूप में बात कर रहा है कि उसका कोई चीज ऐसा जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब संतोषजनक नहीं है, ठीक है। एक बात को समझिए, यहाँ पर दोस्तों क्या ऑफिसर एक्टिंग करते हैं, नहीं करते हैं, एक्टर का काम है एक्टिंग करना। क्या आपसे क्या, फिर यहाँ देखिए ही इज डूइंग एज एन ऑफिसर, तो डूइंग कभी हम लोग देखे नहीं, ठीक है, ओके, बी नंबर भी नहीं होगा। और डिड कभी भी होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हिज रिकॉर्ड एज एन ऑफिसर वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो डाटा है ऑफिसर के तौर पर, एक दोस्तों ऑफिसर के तौर पर वो सही नहीं है, ठीक है, मतलब संतोषजनक नहीं है। द टू चिल्ड्रेन स्टूड एट द डैश ऑफ द टेबल। देखिए मतलब यहाँ पर दो बच्चों की टेबल पे कुछ बात हो रही है, खड़ा होने की, इस तरह के कुछ कहाँ पर खड़े थे दो बच्चे। अब ये हमें चेक करना इन चीज़ों को, टेबल पे कहाँ खड़े थे बच्चे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या टेबल के मतलब दो चिल्ड्रेन स्टूड एट द कंक्लूजन ऑफ टेबल, क्या आपने सुना है कि टेबल के कंक्लूजन पे हम खड़ा है? नहीं। क्या आपने टर्मिनल सुना है? नहीं, टर्मिनल हम यूज कर नहीं सकते। क्या आपने टर्मिनेशन सुना है? नहीं, मैं कि टेबल के टर्मिनेशन पे खड़ा हूं, नहीं, मैंने कई बार सुना है कि मैं टेबल के एंड में खड़ा हूं, ठीक है, ओके, ऐसा मैंने सुना है। दो बच्चे जो थे टेबल के एंड में खड़े थे, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक इसका सी ऑप्शन बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ओके। द ओल्ड मैन वॉज डैश वीक टू ओपन द डोर। दोस्तों इसमें तो आपको पता ही ये सही से आसान भी है, हम लोग अक्सर बचपन में पढ़ते रिमूव टू, मतलब एक मतलब बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा कमजोर था कि वो दरवाजा भी नहीं खोल सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू जो है दोस्तों मोर देन रिक्वायर्ड होता है और निगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से टू आपका होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कोशिश रखेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने का, जो बाकी बचेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेल, फ्रेल का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब क्या होगा? उल्टा। फ्रेल का मतलब दोस्तों होता है वीक, कमजोर, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? वीक। अब इसका उल्टा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो वीक इसका एंटोनिम्स है, ये तो होगा नहीं, बिग होगा नहीं, ओल्ड होगा नहीं। अब इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? जो नेटिव हो, मतलब आप नेटिव कहने का सर क्या मतलब हुआ? होम ग्रोन हो, ठीक है, स्वदेशी हो, ठीक है। जैसे हम नरेंद्र मोदी जो है इंडिजीनियस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे इंडिजीनियस बनाया मिसाइल, ठीक है, वगैरह। तो इंडिजीनियस का उल्टा क्या होगा? तो जो फॉरेन हो, विदेशी हो, आसान है, ये फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है। अब है पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी दोस्तों में जो वर्ड है यहाँ पर इंडिग्नेंट है, उसके बाद इंडिजेंट है, दोस्तों ये सब वर्ड आप कमेंट में इसका मीनिंग लिखिए, अगर नहीं भी आता तो गूगल पर सर्च कीजिए, तब जाके कमेंट में लिखिए दोस्तों, क्योंकि कई बार इंडिया एग्जाम में ये सब पूछा गया है, ठीक है, ओके। पिछले साल का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, 4 ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं उसका भी साइन इनटू लिखिए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीबी। आप सुने भी होंगे कहावत, पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम, ठीक है। तो पॉवर्टी का दोस्तों उल्टा क्या होगा? तो देखिए अब एडवर्सिटी होगा क्या? नहीं, एडवर्सिटी का मतलब भी होता है दोस्तों की गरीबी में रहना। एडवर्सरी होगा क्यों? नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, ठीक है, ओके। अब क्या दोस्तों डायवर्सिटी होगा? नहीं, डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, जैसे डायवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। प्रॉस्पर्टी होगा? बिल्कुल, प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है धन, समृद्धि या वैभव, ठीक है, या अमीरी। देखिए होलसम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो होलसम का मतलब होता है स्वास्थ्य, जो दोस्तों हेल्दी हो, ठीक है, हेल्दी कह सकते हैं होलसम का मतलब, ठीक है। जैसे हम लोग डॉक्टर अक्सर हम लोगों को सजेस्ट करता है कि भाई आप लोग हेल्दी फूड खाया करो, तो होलसम का उल्टा क्या होगा? अनहेल्दी, ठीक है, ओके, समझिएगा बात को। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग बातचीत करते हैं।
दोस्तों अब पैसेज आ गया, ठीक है। तो पैसेज हम बात करते हैं, देखिए पैसेज, देखिए आपको सबसे पहले आसान पैसेज को करना चाहिए। इसमें सबसे पहला आसान पैसेज है पैसेज नंबर 2, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इस पैसेज को अच्छे से, मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो टीचर वाला पढ़े हैं इस बात को कि बेटा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, उसके बाद तब आंसर दो, गलत। पहले हम कहता हूं पैसेज पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये एनडीए का एग्जाम है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि पहले वाला का आंसर ऊपर में होगा, बीच वाला का बीच में और लास्ट वाला का अंत में होगा। वो सब चलेगा बोर्ड तक ही, यहां नहीं चलेगा बाबू, ठीक है। तो पैसेज को पहले रीड करो, उसके बाद अपने हिसाब से नहीं, राइटर के हिसाब से चलो। राइटर के हिसाब से आपको चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। राइटर के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, कि राइटर क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस पैसेज को, ठीक है। चलिए, द डॉग इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, ठीक है। डॉग क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है। और एंड इट कैन बी ट्रेन फॉर मेनी ड्यूटीज, मतलब इसको जो है अलग अलग प्रकार की ड्यूटी के लिए ट्रेन किया जा सकता है। सम डॉग्स वर्क विद द पुलिस एंड द आर्मी एज सेनेटरीज एंड ट्रैकर्स, मतलब क्या, कुछ ऐसे डॉग होते हैं जो पुलिस और आर्मी के लिए मतलब पहरेदार के रूप में और ट्रैकर के रूप में काम करते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। एंड देयर आर मेडल्स दैट आर अवार्डेड टू डॉग्स फॉर ब्रेवरी इन एक्शन, और डॉग को जो है उसके ब्रेवरी के लिए मेडल्स भी मिलते हैं। Other dogs act as a seeing eyes for the blind, and some breeds are especially trained for rescue work among mountains and snow, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं जो डॉग्स के उसको ट्रेन किया जाता है माउंटेन स्नो वगैरह पर देखरेख करने के लिए। जॉब्स लाइक हर्डिंग शीप एंड केटल एंड गार्डिंग होम्स आर ऑल्सो डन बाय देम, ठीक है। जैसे कई सारे ऐसे जॉब है, जैसे कि आप देख लीजिएगा कि घर के मतलब पहरेदार के रूप में हम लोग कुत्ता को रखते हैं, ठीक है, ओके। Whenever man lives and works in Arctic Circle, in the desert, in the jungle, in the moors or mountains, the dog has faithful companion and help। दोस्तों कहीं पर भी आप कभी कितना भी प्रॉब्लम में हो तो डॉग बहुत ही ज्यादा फेथफुल होता है, इंसान से तो ज्यादा फेथफुल होता है, और ये हमेशा आपको मदद करेगा, चाहे आप आर्कटिक सर्कल पे क्यों ना, चाहे उसको आप मून पर क्यों ना लेके चल जाए, हमेशा आपका फेथफुल रहेगा, ठीक है। वो अपना जान दे देगा, ठीक है। ए कॉमन मोंगरोल में पॉजेस दिस क्वालिटीज जस्ट एज मच एज दी अरिस्टोक्रेटिक ब्लडहुड, ठीक है। देखिए कॉमन मोंगरोल क्या होता है, एक कुत्ता का ही एक नस्ल होता है, और एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हुंड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक ऐसा कुत्ता आप कह सकते हैं जो कि अमीर लोग रखते हैं, एलीट क्लास लोग रखते हैं। एलीट क्लास का मतलब क्या होता है, अमीर भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो इंटेलेक्ट जिसके पास ज्यादा रहता है, बुद्धि रहता है, वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पूरा पैसेज को पढ़ लिया, अब हमारा काम है आंसर देना। कहीं ना कहीं इस पूरा पैसेज को पढ़ने के बारे में मुझे ये आइडिया लगा कि पैसेज कुत्ते के बारे में बात करें, डॉग्स के बारे में बात कर रहे, ठीक है, कि कैसे उसको ट्रेन करके हम अपना फेथफुल बना सकते, ठीक है। अब पैसेज का क्या है, दैट पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स कैन बी ट्रेन टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, ये पैसेज तो यही बोल रहा है कि आप लोग डॉग्स को ट्रेन कर सकते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन होगा, बी सी और डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी सी और डी, क्योंकि आर कैपेबल ऑफ डिफिकल्ट वर्क, बिल्कुल सही है, और भी जानवर कैपेबल होते हैं डिफिकल्ट वर्क करने में। लेकिन यहाँ पर मेन इस पैसेज का नरेटर ये बताना चाह रहे हैं कि डॉग जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है, और इसको अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जा सकता है अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा कैन बी ट्रेन टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है। मेडल्स आर अवार्डेड टू सम डॉग्स फॉर, क्यों मेडल दिया जाता है, तो वर्किंग विद द पुलिस, नहीं बिल्कुल नहीं। सर्विंग एज सेनेटरीज, पहरेदार के रूप में मेडल दिया जाता है, नहीं। बीइंग एबल टू परफॉर्म डिफिकल्ट वर्क, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका होगा द ब्रेव डिड्स, कुत्ते कुछ ऐसे ब्रेव डिड करते हैं आर्मी में रह के जिसकी वजह से उन्हें मेडल दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से 36 का ए होना चाहिए, ठीक है। द पैसेज इंप्लाइज दैट ओनली डॉग्स आर फेथफुल बट नॉट मैन, ये सही बात नहीं है, मैन भी फेथफुल होते हैं। मैन वुड हैव फेल्ट हेल्पलेस विदाउट डॉग्स, बिल्कुल है, एक हद तक सही है, लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये बी नंबर भी नहीं होगा। डॉग कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, नहीं, ये सही बात नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, एक ऑप्शन बचते हैं भाई साहब की डॉग जो है कुछ सर्टेन क्वालिटी उसमें होता है जो मेन का ट्रस्टवर्थी कंपेनियन उसे बना देता है, ठीक है, ओके। तो 37 में सी होगा, क्योंकि इस पैसेज में ये भी यही बात को जिक्र किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, द फ्रेज अरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड इन द पैसेज मीन्स, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें होना चाहिए कि देखिए मुझे ए और बी दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं ज्यादा जाऊंगा ए के साथ, ठीक है, क्योंकि द डॉग केप्ट बाय वेल्दी पीपल, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक यहाँ पर पूछ रहा है ब्लड हाउंड का मतलब क्या होता है, तो मुझे जो लगता है ये इसका मतलब होता है कि जो एक ऐसा डॉग का नस्ल जो कि इलीट क्लास के व्यक्तियों द्वारा रखा जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है अरिस्टोक्रेटिक हाउंड। इलीट क्लास कहने का मतलब क्या हुआ, तो मतलब एक ऐसे लोग जो जिनको इंटेलेक्ट ज्यादा है, वेल्दी ज्यादा है, धन ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से द डॉग केप्ट बाय वेल्दी पीपल, मुझे लगता है 60%, लेकिन 40% मुझे इस पर भी लग रहा है चांस, तो लेकिन मैं 60% वाले पे ज्यादा जाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पेडिग्री डॉग भी मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है।
इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, अपने स्टडी पर ध्यान देना है। बाकी की चीजों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।